नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में। और मैं एस.के. शर्मा आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था चंद्रयान 2, उसकी बात शायद इसरो ने सुन ली और इसरो ने कल दोपहर में ही सफलतापूर्वक चंद्रयान 2 को लॉन्च कर दिया। यह हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों देखिए, हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई महारत को हासिल कर लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कि चंद्रयान 2 क्या है, वह किस प्रकार कार्य करता है और उसका क्यों इतना ज़्यादा महत्व था, तो आप हमारे पिछले लेक्चरों को ज़रूर देखिएगा। और उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे और ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भी इसके कुछ सब टॉपिकों पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आगामी वर्षों में ही हो सकता है कि 2020 में ही यह सारे मिशनों में से कुछ मिशन अपने और आगे बढ़े। और उन्हीं में से सबसे जो महत्वपूर्ण मिशन है, जो कि एक नया आयाम देगा हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, वह है आदित्य मिशन। आज हम बात करेंगे आदित्य मिशन की। आदित्य अर्थात सूर्य। पहली बार भारत ऐसा करने वाला है दोस्तों कि हम सूर्य के ऊपर अपना एक मिशन छोड़ रहे हैं, तो इसीलिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की इस कक्षा में हम देखेंगे कि आदित्य मिशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। हम देखेंगे कि सूर्य में ऐसा क्या है जिसे हम खोजने जा रहे हैं, और हम समझेंगे कि सूर्य की कुछ भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं और क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से हम हमारे आदित्य मिशन को अंजाम देने वाले हैं। फिर दोस्तों, आज ही के लेक्चर में हम बात करेंगे मिशन शक्ति की। पिछले कुछ महीनों में अगर आप न्यूज़ से जुड़े रहते हो तो आपको पता होगा कि जो हमारा मिशन शक्ति है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने हमारे सामरिक सैन्य बल को दर्शाया है। यह क्या कार्य करता है, किस प्रकार से इसने हमारे सैन्य बल को दर्शाया है, उसी सब पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि MISAT क्या है। यह एक प्रकार का इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। यह किस प्रकार से इंटेलिजेंस सैटेलाइट है और इसके आने से हमारी जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वह किस प्रकार से बढ़ गई हैं, उसी की वजह से यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में आप अंत तक जुड़े रहिए और इन्हीं सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर जो विस्तृत चर्चा है उसे देखिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई टॉपिक आपसे निश्चित रूप से ही प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा। इसी श्रृंखला में आगे दोस्तों, आप अगर हमारे बारे में जानना चाहते हो तो हमें 4 वर्षों के अध्यापन का अनुभव है और इस 4 वर्ष के कार्यकाल में हमारी जो सिविल सेवकों को चयनित करवाने की सक्सेस रेट है वह अति उत्तम है, जो कि प्राय हिंदी माध्यम में देखने को नहीं मिलती है। हमने कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा में भाग लिया है। इसी के साथ साथ हमने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों को भी सफलतापूर्वक चयन प्राप्त किया है, और आप हमारी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वह यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपकी जो YouTube पर जो क्लासेस हैं वह विधिवत रूप से निरंतर रहेंगी और हम एक व्यवस्थित प्रकार से कोर्स आपको करवा रहे हैं। और जो हमारा टाइमिंग होगा वह मंडे टू सैटरडे होगा। आप हमसे मंडे टू सैटरडे 10 से 11 क्या पढ़ेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, और 12 से 1 हम आपके सामने अर्थशास्त्र पढ़ाने आ रहे हैं, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वह है आर्थिक सर्वेक्षण। हम जो भी क्लासेस लेते हैं वह पूर्णतः यूपीएससी के पाठ्यक्रम और वह किस प्रकार से उसका रुझान चेंज हो रहा है उन सभी पर आधारित होता है। हम फालतू की बड़ी बड़ी बातें कर कर आपके लिए मटेरियल्स और जो टॉपिक्स हैं उनका पुलिंदा नहीं लगाएंगे। हम केवल सेलेक्टेड वही टॉपिक आपको करवाएंगे जिनसे हम गारंटी से कह सकते हैं कि 80% प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। इसलिए निरंतर हमसे जुड़े रहिए 10 से 11 और 12 से 1 में। दोस्तों, अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े रहें, दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर
जो देवा मुंडा जी हैं और राहुल राज यादव जी एवं अन्य छात्र सभी हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, आपकी यह सुबह अच्छी हो और आप आज के जो भी कार्य डिसाइड कर रहे हैं, जितना पढ़ना चाहते हैं, उसे सफलतापूर्वक कर पाए। इन्हीं सभी आशाओं के साथ हम आपको बताएंगे कि हमारा जो प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है उसकी आपकी विधिवत तैयारी के लिए, उसकी संपूर्ण तैयारी के लिए और प्रॉपर मार्गदर्शन के लिए हमने आपके लिए हमारे प्लस मॉडल पर प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के साथ साथ सीसेट के पेपर के भी टेस्ट रखे हैं, क्योंकि सीसेट में अधिकतर हिंदी माध्यम के छात्र कमज़ोर होते हैं और कई मेधावी छात्र इसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाते। और इसी के साथ साथ हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था के साथ साथ आजकल बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए समसामयिक के भी 6 से 7 कोर्स आपके लिए अवेलेबल है और इन्हीं सभी से आपकी क्या होगी, संपूर्ण तैयारी हो सकती है। तो अगर आप यह सब्सक्रिप्शन मॉडल लेंगे तो उसके अनेक फ़ायदे हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक हमसे जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि प्राय क्या दोस्तों, मुख्य परीक्षा के बाद लोग डैफ भरने में गलती कर देते हैं और जब डैफ ही ढंग से नहीं भर पाते तो उसकी वजह से वह चयनित होने के बावजूद भी कई सिविल सेवक परेशान रहते हैं। तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको ना सिर्फ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, डैफ और साक्षात्कार की भी संपूर्ण व्यवहारिक तरीके से प्रैक्टिकल जानकारी हो। तो उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे प्लस मॉडल पर। और हमारे जो प्लस मॉडल की सब्सक्रिप्शन फीस है वह 7,000 रुपये प्रति मंथ है। परंतु दोस्तों यह सिविल सेवा है, यहाँ पर आपको 10 से 15 महीने की अथक परिश्रम चाहिए। इसीलिए आप क्या करेंगे, सालाना सब्सक्रिप्शन लेंगे। उसमें एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी जो फीस होगी वह 2900 रुपये प्रति मंथ हो जाएगी। और दूसरा, आप प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, हम आपके हिसाब से ही रणनीतियां बना पाएंगे और आपकी समस्याओं को समझते हुए ही आपको पढ़ा पाएंगे। और इसका एक और फायदा है कि यहाँ पर आपको प्रत्येक विषय के 3 से 4 एजुकेटर मिल रहे हैं, यानी कि आपको प्रत्येक विषय पढ़ने का एक विकल्प है। आप चाहें तो कोई टॉपिक किसी एक एजुकेटर से पढ़े और दूसरा टॉपिक आप अन्य एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। और प्रतिदिन हमारी 30 से ज़्यादा घंटों की लाइव क्लासेस भी आपके सामने प्रस्तुत रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से सालाना फीस की अगर हम संपूर्ण रूप से बात करें तो वह हो जाती है 35,000 रुपये। परंतु आपके अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में इसमें भी आपके लिए एक विशेष अवसर है और वह विशेष अवसर है आपका 10% की छूट। अगर आप हमारे इस कोड SS लाइव को अप्लाई करते हैं, SS लाइव लिखकर अप्लाई पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपकी फीस हो जाएगी मात्र 31,500 रुपये। और इस फीस में अगर आप किसी भी अपने बड़े भाई से परिचित हों तो आप जानते होंगे दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंगों की सिर्फ टेस्ट सीरीज की फीस ही 30,000 रुपये होती है। और उसी फीस में हम आपको न केवल प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की भी संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। तो आप दोस्तों खुद ही समझ सकते हैं कि जहां 1.5 से 2 लाख रुपए देकर भी आपको किसी ऑफलाइन संस्थान में मात्र 1-2 विषय ही ठीक मिलेंगे और वह भी बेहतरीन मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां पर हम आपको मात्र 31,500 रुपये में 3 से 4 एजुकेटरों का विकल्प दे रहे हैं और संपूर्ण तैयारी की गारंटी दे रहे हैं। प्रत्येक कोर्स आपका विधिवत रूप से और व्यवस्थित रूप से कवर होगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याओं के साथ हमसे जुड़िए। हम आपकी प्रत्येक समस्या को व्यक्तिगत रूप से हल करने का आश्वासन देते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या हैं और प्लस मॉडल्स में हम क्या करेंगे। अब आज हम बात करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की, अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन की, या फिर अगर मैं यूं कहूं कि इसरो का पूरे इतिहास में अगर कोई सबसे ज़्यादा चुनौती भरा मिशन होगा तो वह होगा आदित्य मिशन। आज हम बात करेंगे आदित्य अर्थात सूर्य पर जाने की मिशन की। तो आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा कि सूर्य पर जाना कितना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि वह उबलते हुए लावे से भी लाखों गुना ज़्यादा टेम्परेचर रखता है, बहुत ज़्यादा ताप रखता है। और इन सब दुविधाओं के बावजूद भी हम एक ऐसी तकनीक बनाने वाले हैं जिससे हम आदित्य मिशन पर जा सके। यह हमारे भारत का पहला
सूर्य मिशन होने वाला है, इसीलिए है यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और आगामी कुछ 2-3 वर्षों में ही हम इस सब को अंजाम देने वाले हैं। तो इसीलिए यूपीएससी इस पर पहले भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछ चुका है और मैं आपको बता दूं इसके टॉपिक्स अभी समाप्त नहीं हुए हैं, तो यूपीएससी इस पर आगे भी आपसे प्रश्न पूछता रहेगा। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं कि आदित्य मिशन आखिर है क्या। तो उस आदित्य मिशन में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यह हमारा क्या है, इसे हम कहेंगे आदित्य L1 अंतरिक्षयान। यह ऐसा अंतरिक्षयान होगा जिसका नाम हमने क्या दिया है, आदित्य L1। अब उसमें हम बात करेंगे कि आखिर यह L1 क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा तरीके से समझेंगे आगे, पर अभी आप इतना ध्यान रखिए कि यह क्या है, आदित्य L1 मिशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आदित्य L1 मिशन क्या करेगा, आदित्य L1 अंतरिक्षयान क्या करेगा, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। तो क्या है, यह पहला, और जब जब भारत में कोई भी चीज पहले ही हो जाती है, पहली बार होती है, वह सबसे ज्यादा उपयोगिता रखती है, सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन सीख करती है, और इसीलिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष मिशन है। और दोस्तों ये जो वर्ड हमने यूज किया था L1, वह इसलिए यूज किया था क्योंकि पहला जो लैग्रैंजियन बिंदु होगा L1, उस पर स्थापित होगा यह मिशन। अब हम देखेंगे कि आखिर लैग्रैंजियन बिंदु क्या है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यूपीएससी पहले इस पर एक प्रश्न पूछ चुका है कि आखिर लैग्रैंजियन बिंदु क्या होते हैं, वह भी इसने अप्रत्यक्ष रूप से इसी टॉपिक से उठाया था। इसीलिए इससे यह पता लगता है कि यह किस प्रकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लैग्रैंजियन बिंदु है वह क्या होगा, इसको हम बहुत तरीके से बारीकी से विजुलाइज करते हुए समझेंगे और एक हर कथन कारण पर ध्यान देंगे, क्योंकि जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आप पूरे आदित्य मिशन को समझ सकते हैं। सिर्फ चीज़ों को रट कर निकलना ही सही तरीका नहीं है, और सिर्फ रटना ही सबसे बड़ा कारण है हिंदी माध्यम के छात्रों के फेल होने का। वे क्या करते हैं, चीज़ों को रट लेते हैं। अब वह जमाना जा चुका है कि चीज़ें रटी जाएं। अब आपको हर जगह व्यवहारिक होना पड़ेगा, हर जगह अपने आँख कान नाक खुले रखने पड़ेंगे, चौकस होना पड़ेगा। अगर आप ये करेंगे तो आप निश्चित रूप से ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो अभी हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है लैग्रैंजियन बिंदु। उससे पहले आगे की विशेषताओं में हम देखें तो यह क्या है दोस्तों, इसरो क्या करेगा, इसको वर्ष 2020 में ही प्रक्षेपित करने वाला है, इसीलिए यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने अगर इसे अभी समझ लिया तो इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आएंगी उन सबको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका आदित्य मिशन है वह क्या है, और यह 2020 में ही होने वाला है। इसी वजह से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि कल हमने आपको चंद्रयान 2 के बारे में बताया था, तो जिन छात्रों ने हमारी कक्षा ली थी उन्होंने जैसे ही चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। अब वे वह टॉपिक कभी भी नहीं भूल सकते हैं। यही विजुअलाइजेशन डेवलप करते हुए हमें आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को पढ़ना है। तो यह क्या होगा दोस्तों, इसरो इसे 2020 में लॉन्च करेगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है ना, वह बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। यह सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है सूर्य के बारे में, या फिर ऐसा कहें कि सूर्य के बारे में यह सबसे बड़ा रहस्य है। तो उसमें देखें तो क्या है कि हमें क्या करना है, कोरोना का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर एक, इसका जो मुख्य कारण है, जो मुख्य ऑब्जेक्ट है, वह तो है एक कोरोना का अध्ययन करना। और दूसरी बात क्या है कि पृथ्वी पर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाते हैं, जब जब ये क्या होती हैं, सन फ्लेयर्स आती हैं, सन के वजह से जब जब है ना, सन पर क्या होता है, बहुत तेज आग निकलती है। सूर्य की जब ज्वालाएं निकलती हैं तो वह ज्वालाएं करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर बैठे हुए सूर्य के कारण हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में व्यवधान पैदा करती हैं। इतनी दूर से भी वे सन फ्लेयर सक्षम हैं आपके फ़ोन
को बंद करने में, उसकी परफॉर्मेंस बिगाड़ने में, आपके टीवी को बंद करने में, हमारे इस स्मार्ट बोर्ड को बंद करने में वह प्रभावी हो सकती हैं। इतनी दूर बैठी सनफ्लेवर आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो वही उद्देश्य है हमारा कि जो सौर पवनें होती हैं उनकी जानकारी हमें हासिल करनी है। तो दोस्तों देखिए कितना महत्वपूर्ण विषय है कि हम जानना चाहते हैं कि कोरोना क्या है। कोरोना, आपकी जानकारी के लिए मैं संक्षिप्त में बता दूं, कोरोना क्या होता है। कोरोना का जो टेम्परेचर है दोस्तों, यह पृथ्वी के बाहर होता है, और यह क्या होता है, सूर्य के सतह से ऊपर स्थापित होता है। फिर भी इसका जो टेम्परेचर है सूर्य की सतह से 300 गुना ज़्यादा होता है। जबकि अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें और समझना चाहें तो जो क्या होना चाहिए, कोरोना का टेम्परेचर सूर्य का जो केंद्र बिंदु है उससे कम होना चाहिए, परंतु जो सूर्य की सतह है उससे 300 गुना ज़्यादा टेम्परेचर रखता है यह कोरोना। तो वही एक रहस्य सुलझाना है कि ऐसा क्या है कोरोना में जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सूर्य की सतह से भी कई गुना ज्यादा है। इसी रहस्य के साथ साथ जो आपकी सोलर पवनें होती हैं, जो सौर पवनें होती हैं, और ये है सौर पवनें, क्योंकि सूरज ही जब ठंडा नहीं है तो उसकी जो सौर पवनें हैं वह भी ठंडी नहीं हो सकती, और इसी की वजह से जो ऊष्मा की जो लपटें उठती हैं और जो सौर पवनें आपके वायुमंडल को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को किस प्रकार से सक्षम रूप से कार्य नहीं करने देती हैं, उन्हीं सब पर आधारित है यह हमारा पूरा मिशन कि क्या हम कोरोना में पढ़ेंगे और किस प्रकार से सौर पवनें हमारे इलेक्ट्रॉनिक संचार को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों इसी श्रेणी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आदित्य मिशन को समझने से पहले हमें कुछ विशेषताएं समझनी पड़ेंगी कि आखिर सूर्य क्या है, उसकी भौगोलिक प्रकृति क्या है और किन चीज़ों का हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और कई बार कथन कारणों में यूपीएससी ने भी पूछा है, आपको अगर वर्ड के अनुसार सुनने में लगेगा कि प्रकाश वर्ष क्या है, कोई एक लाइट का ईयर है, परंतु दोस्तों यह क्या करता है, यह दूरी को मापता है, यह किसी लाइट से संबंधित नहीं है, यह समय से संबंधित नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा कि वर्ष वर्ड यूज हुआ है, तो यह क्या होगा, यह किससे संबंधित होगा, टाइम से संबंधित होगा। पर इसकी वजह से यह कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि जो आपका प्रकाश वर्ष होता है वह 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। यह क्या है, आपका दूरी का मात्रक है। और जब कोई दूरी बहुत ज़्यादा होती है, खगोलीय पिंड बहुत दूर होते हैं, तो हम उनको की दूरी प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम 9.5 को 10 माने तो लगभग 10⁻13 किलोमीटर कितनी ज़्यादा दूरी होगी, और इसी दूरियों में आपके खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। अब हम आते हैं हमारे सूर्य पर। तो सूर्य के अगर हम वातावरण की बात करना चाहें तो हम देखेंगे कि सूर्य पर उसके वायुमंडल में H2 जो है वह 71% होती है। अब आप देखिए सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है, 71%, 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। और अगर हम देखें जो हीलियम गैस है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, वह पाई जाती है 26.5%, यानी कि 26.5% आपके हीलियम गैस सूर्य के वातावरण में विद्यमान है, और जो बच गया वह अन्य पदार्थ होते हैं, और वह होते हैं मात्र 2.5%। तो ये क्या हो गया आपके, ये सूर्य के वायुमंडल का कंपोजिशन हो गया। अब क्या करना है, हमें विभिन्न प्रकार के चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर किस किस प्रकार का वातावरण है सूर्य पर, कौन कौन सी लेयरें पाई जाती हैं और किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं और विजुलाइज करके समझ सकते हैं। इस प्रकार का हमने विभिन्न सतहों को लेते हुए, विभिन्न मीडियम्स को लेते हुए एक सूर्य का चित्र लिया है, जिसमें जो आपके यह अंदर का पार्ट है, जो सबसे अंदर विद्यमान है, जिसे मैं 1 नंबर नाम दे रहा हूं, वह क्या है आपका, इसे हम कहते हैं कोर जोन। यह क्या करता है, सूर्य के सबसे ज्यादा अंदर विद्यमान रहता है।
इस कोर जोन में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सूर्य का, और वह होता है दोस्तों नाभिकीय क्रियाएं होना। क्योंकि क्या होता है, नाभिकीय क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और इसी टेम्परेचर की वजह से नाभिकीय क्रियाएं सक्षम हो पाती हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि इसके वायुमंडल में हीलियम 26.5% है और हाइड्रोजन 71% है। अगर आपको 10वीं कक्षा के विज्ञान की बातें याद आ रही हो तो आपने एक क्रिया पढ़ी होगी, नाभिकीय संलयन क्रिया। उसके लिए अत्यधिक टेम्परेचर चाहिए होता है, और हीलियम जैसे कण क्या होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन जाते हैं। यानी कि दो परमाणविक कणों का जब संयुग्मन होता है, योग होता है, तो वह होती है नाभिकीय संलयन क्रिया। वैसी ही नाभिकीय क्रियाएं कहाँ पर होती हैं, सूर्य के कोर में होती हैं। और क्यों होती हैं, क्योंकि कोर में हमारे दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जो कि है आपके लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए, मिलियन होता है 10 लाख, यानी कि 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है सूर्य के कोर में। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा गर्म होगा। और जो दूसरी चीज़ होती है वह है आपके हीलियम की उपस्थिति और हाइड्रोजन की उपस्थिति। और इन सभी चीज़ों की वजह से ही क्या होता है, आपके होती है नाभिकीय क्रिया। और उस नाभिकीय क्रिया को हम कहते हैं, जिसमें अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, वह होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया की वजह से ही जो आपका कोर का जो टेम्परेचर होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इस नाभिकीय क्रिया में नाभिकीय विखंडन की क्रिया से भी कहीं ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और उसी की वजह से हमेशा सूर्य गर्म रहता है और चमकता रहता है। यही कारण है इस कोर जोन का। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपके अगला जोन आता है रेडियो एक्टिव जोन। दूसरा जोन क्या है आपका, दूसरा जोन है आपका रेडियो एक्टिव जोन। इसमें जैसे ही आपके कोर की क्रियाएं हुई, यानी कि नाभिकीय क्रियाएं हुई, तो इस रेडियो एक्टिव जोन में आपके क्या होगा, विकिरण निकलेंगे। जो भी नाभिकीय क्रिया से विकिरण निकलते हैं वह क्या होते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं अत्यधिक ऊष्मा होने के लिए। और जो रेडियो एक्टिव जोन बनता है, जहाँ पे रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, उसे ही कहते हैं रेडियो एक्टिव जोन। फिर आगे देखें हम, तो आगे का जो जोन आता है जहाँ पर ये जो ऊष्मा है उसे कहते हैं कन्वेक्शन जोन। इस कन्वेक्शन जोन में आपके जो इस कन्वेक्शन जोन में होता है वह क्या है कि जो ऊष्मा है वह आगे की तरफ जाती है, और वह जो ऊष्मा जाती है वह कन्वेक्शन की वजह से जाती है। तो इसमें जो तीसरा आपके जोन आता है वह आता है कन्वेक्शन जोन। इस कन्वेक्शन जोन में ही जो आपकी ऊष्मा है वह कन्वेक्शन की प्रक्रिया के द्वारा, संवहन के द्वारा आगे बढ़ती है, और उसी को कहते हैं कन्वेक्शन जोन। यानी कि ऊष्मा ने क्या किया, जो नाभिकीय संलयन से जो ऊष्मा निकली वह सतह तक पहुंच गई, और जैसे ही यह सतह तक पहुंचती है वह पहुंच जाती है आपके कोरोना तक। यहाँ पर आपकी सतह होगी, और इस सतह के आगे ही आपको दिखेगा क्या, कोरोना। इस कोरोना को आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यह जो पार्ट होता है जो सतह से जस्ट आगे है वह है कोरोना। अब देखने को हमें यह मिलता है कि जो हमारा सतह का टेम्परेचर है, आपके इसके बीच में एक लेयर आती है जिसे हम कहते हैं सूर्य की सतह। तो इस सतह का जो टेम्परेचर है ना दोस्तों, वह तो लगभग होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस सतह से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आपके अगली लेयर आती है कोरोना, और उस कोरोना का टेम्परेचर आपको विस्मय रूप से क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। और इस कोरोना का जो टेम्परेचर है ना वह 300 गुना हो जाता है आपके सतह से। किससे, सतह के जो टेम्परेचर है उससे 300 गुना हो जाता है।
तो इस वजह से ही यही विस्मय वाली रहस्य वाली चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वह 300 गुना ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा क्या कारण है, जबकि सतह क्या है, सूर्य के केंद्र से, कोर से पास है, जहाँ पे नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है, परंतु फिर भी उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता जितना कि आपको किसका मिलता है, सतह का मिलता है। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से यह टेम्परेचर सतह से भी ज़्यादा है, 300 गुना ज़्यादा है। अगर हम गुणा करें 5500 इंटू 300 तो आप देखें यह लगभग 16,50,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब देखिए, एक तो है 5500 डिग्री सेल्सियस जो सतह जो कि सूर्य के केंद्र के पास है उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना होके कोरोना का टेम्परेचर ज़्यादा है। यही सबसे बड़ा रहस्य बना है वैज्ञानिकों के सामने। हमें भी यही पता लगाना है कि ऐसा क्या कारण है कि कोरोना का टेम्परेचर 300 गुना ज़्यादा है सूर्य की सतह से। इसी को अध्ययन करने के लिए हम भेज रहे हैं हमारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिलता है, क्रोमोस्फीयर मिलता है। इस क्रोमोस्फीयर में क्या है दोस्तों, जो रेडिएशन हो रहे हैं, जो सन फ्लेयर्स होंगी, इसमें ही सौर पवनें बनती हैं क्रोमोस्फीयर में, क्योंकि जब ऊष्मा इतनी ज़्यादा निकलती है तो सन फ्लेयर्स बनते हैं और आपके क्रोमोस्फीयर पूरी चमक का कारण होता है। क्रोमो अर्थात कलर, और इसी से बनती है आपकी जो भी चमकीली चीज़ें होती हैं, जो सूर्य का जो हमें कांति दिखाई देती है, जो लालिमा दिखाई देती है, वह क्रोमोस्फीयर का ही प्रभाव है, क्योंकि क्रोमोस्फीयर ही उस लालिमा को वर्णित करता है। तो क्रोमोस्फीयर पे क्या होता है, विकिरण होते हैं और जो आपकी सन फ्लेयर्स बनेंगी, जो सौर पवनें बनेंगी, जिनकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अफेक्ट होते हैं, वह सारी की सारी पवनें आपके क्रोमोस्फीयर पर ही बनेंगी। और इसी के आगे निकल के क्रोमोस्फीयर के आगे जो स्टीमर्स होते हैं, जहां हमने आपको बताया कि सन फ्लेयर्स वगैरह होते हैं, उसी को अगर हम एक सतह का आगे की स्टेज का नाम दे तो उसे कोरोनल स्टीमर्स कहते हैं, जहां पर जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतने प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद भी अफेक्ट होते रहते हैं। तो दोस्तों आदित्य मिशन को समझने के लिए हमें ये सारी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से जहाँ 26% हीलियम है और 71% हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जुड़कर हीलियम का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन, जिसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है और सूर्य का जो टेम्परेचर है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो लगभग 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखता है सूर्य का कोर। फिर आगे बढ़कर क्या आ रहा था हमारे पास, रेडियो एक्टिव जोन में हमें विकिरण मिले, फिर कन्वेक्शन जोन में संवहन के द्वारा ऊष्मा आगे बढ़ी और सतह पर जाके 5500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख दिया। फिर हमने एक रहस्यमयी रचना देखी कि कोरोना का टेम्परेचर सतह से भी 300 गुना ज़्यादा हो गया था। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, उसी का हमें अध्ययन करना है। तो अब आगे बढ़ के हम देखेंगे कि जो हमारा क्रोमोस्फीयर है अगली सतह में, उसमें किस प्रकार से सन फ्लेयर्स बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और फिर आगे बढ़ के ये कोरोनल स्टीमर्स में बदल जाती है। तो आप अगर चाहें तो इन सतहों का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको एक और आधारभूत बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा आदित्य मिशन के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि आदित्य मिशन का जो अंतरिक्ष यान है उसे हम क्या कहते थे, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान कहते हैं। तो क्या कारण है यह L1 वर्ड जोड़ने का, उसी की हम बात करेंगे। एल का मतलब होता है लैग्रांजियन। यह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर ही लैग्रांजियन बिंदु नाम दिया गया है। इन्होंने ही बताया था कि ऐसा भी कोई बिंदु अंतरिक्ष में है। यह बहुत बड़े गणितज्ञ थे और वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर लैग्रांजियन बिंदु नाम दिया गया है। और इसमें भी हम देखते हैं कि आखिर ये लैग्रांजियन बिंदु होता क्या है। अब दोस्तों आपने अगर
9वीं 10वीं कक्षा की साइंस पढ़ी हो, एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो उसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखने को मिलता है, वह होता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या करता है? सदैव अपनी ओर खींचता है। तो इसी प्रकार से जब दो कोई बड़ी बड़ी चीजें होंगी, वह भी क्या करेंगी? अन्य वस्तुओं को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खींचने का प्रयास करेंगी। उसी प्रकार से अगर आपका कोई एक सूर्य है और दूसरी पृथ्वी है, तो वह भी क्या करेंगी? एक दूसरे को अपने बीच में खींचने का प्रयास करेंगी। तो अगर हम जानते हैं सूर्य क्या है? बहुत ज़्यादा विशालकाय है पृथ्वी की तुलना में। तो अगर हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जाएंगे या अपनी किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे, तो क्या होगा? हमारी चीज़ क्या होगी? अगर सूर्य के ज़्यादा निकट होगी तो उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खींची चली जाएगी, और अगर पृथ्वी के निकट हुई तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खींची चली जाएगी। तो हमें कोई एक ऐसा बिंदु चाहिए था, ऐसा पॉइंट चाहिए था, तो जो क्या करता हो, हम जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, इन दोनों को कैंसिल कर सके। हमारा एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बराबर ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र रख सके। तो उसी श्रेणी में आगे देखते हैं कि आखिर क्या है लैग्रांजियन बिंदु। तो दोस्तों, जो लैग्रांजियन बिंदु है वही इस समस्या का समाधान है। यह क्या है? सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाएं, उसे ही कहते हैं लैग्रांज बिंदु। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी पर यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार प्रश्न पूछ चुकी है, तो वह अब आगे पूछ सकती है इससे एक स्टेप आगे कि लैग्रांजियन बिंदु क्या कार्य करता है, क्या परिभाषा होती है। पहले यूपीएससी ने पूछा था कि लैग्रांज बिंदु किससे संबंधित है, अब वह इसकी परिभाषा पर जा सकती है। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है यूपीएससी। तो अगर आपको उससे एक कदम आगे बढ़कर सोचेंगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो क्या है लैग्रांजियन बिंदु? वह मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि यहां पर देखिए, ये हमारा क्या है? सूर्य है, ये हमारी है पृथ्वी। अब इसके बीच में ऐसे कोई हमें सैटेलाइट छोड़ना है, और यहां पर मान लीजिए यहां पर कोई अंतरिक्ष यान है। तो क्या होगा? जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार के बिंदुओं को ही क्या कहते हैं? हम लैग्रांज बिंदु कहते हैं। हमारे पास टोटल 5 लैग्रांज बिंदु होते हैं। एक तो होता है L1, दूसरा L2, तीसरा L3, चौथा L4 और पांचवा L5। यह विभिन्न लैग्रांज बिंदुओं की स्थिति है। अब बात आती है L1 की। तो ऐसा, यह तो आप समझ ही गए होंगे कि लैग्रांज बिंदु क्या है। एक बार फिर देखिए, हमें क्या चाहिए था? जो भी हम अंतरिक्ष यान भेजे वह ना तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में भाग जाए, ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में भाग जाए। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए था जहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाए। तो वह बिंदु ही क्या कहलाता है? आपका लैग्रांज बिंदु कहलाता है। अर्थात एक ऐसा बिंदु जहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो, उसी को कहते हैं लैग्रांज बिंदु। और वह कितने हैं? 5 हैं। वह अलग अलग पोजीशंस में 5 हैं। अब बात आती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि L1 को ही हमने चुना है। तो यहाँ पर आप लैग्रांज बिंदुओं का एक 3D मॉडल देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारे लैग्रांज बिंदु 3D में जमे रहते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी अंतरिक्ष यान को भेजें तो सूर्य की चमक इतनी ज़्यादा है कि हम अगर उसके सामने कोई भी इमेज या कुछ भी खींच रहे हैं या फिर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वह सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। तो उसी के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम सूर्य को निरंतर और स्पष्ट रूप से देख सकें। और उसी के लिए हम क्या करते हैं? कृत्रिम करेंगे क्या? सूर्य ग्रहण। हम एक ऐसा जगह देखना चाहते थे जहां पर कृत्रिम रूप से सूर्य ग्रहण हो। तो आपको पता होगा कि जो सूर्य ग्रहण है वह बहुत कम बार आता है, बहुत वर्षों के बाद आता है, और उसी की वजह से हम क्या है, अपना सक्सेसफुल यह मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते, या फिर बहुत ज़्यादा व्यवधान लगते और बहुत टाइम लगता। तो हमें एक ऐसी पोजीशन चाहिए थी जहां पर क्या हो? कृत्रिम सूर्य ग्रहण हो। तो उस कृत्रिम सूर्य ग्रहण की जो पोजीशन बनती है वही आपके L1 अर्थात जो लैग्रांज 1 बिंदु है, L1 है, उस पर बनती है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो
उपग्रह होगा, जो अंतरिक्षयान है हमारा आदित्य अंतरिक्षयान, वह क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा। और कुछ इसी प्रकार की फिनोमिना आपने भूगोल में पढ़ी होगी सूर्य ग्रहण की, कि जब कोई चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो वह क्या होती है, हमारे लिए सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इसी प्रकार से आप सब देखिए, इस L3 को ले लें या L5 को लें या L2 को लें या L4 को लें, केवल एक ही ऐसी स्थिति है, केवल एक ही ऐसी स्थिति है L1, जहां पर पृथ्वी और ये सूर्य के बीच में आ रहा है हमारा अंतरिक्षयान। तो यह क्या करेगा, कृत्रिम सूर्य ग्रहण की स्थिति दे देगा, और उसी की वजह से हमने L1 को चुना है। इस प्रकार से प्रत्येक बारीकी को आपको देखना है, आपको सिर्फ रटना नहीं है कि लैग्रांज बिंदु क्या है, L1 हमने ले लिया तो ले लिया, पर भैया आपको पता होना चाहिए कि L1 हमने क्यों लिया, क्योंकि यूपीएससी जब पेपर को थोड़ा सा और टफ बनाएगा, जैसा वह बनाता आ रहा है, तो इनकी ऐसी ही चीजें आपसे पूछेगा। वह आपका रियल कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है, रटी हुई चीजों को नहीं पूछना चाहता। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये L1 किस प्रकार से हमने लिया है और उसका क्या कारण है। उसका कारण है कृत्रिम सूर्य ग्रहण। अब दोस्तों इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि आखिर हम मेनली काम क्या करेंगे इस आदित्य मिशन में। तो हम क्या करेंगे, कॉस्मिक किरणें और सौर तूफान विकिरणों का अध्ययन करेंगे। सौर तूफान कहाँ होते थे, मैंने आपको बताया था, कोरोनल स्टीमर्स होते हैं यह, और क्रोमोस्फेयर के बाहर निकलते हैं, और उसी की जो किरणें होती हैं, जो खगोलीय किरणें हैं, उन्हें कॉस्मिक किरणें कहते हैं। उन सबका हमें अध्ययन करना है। और हम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां हैं, फोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, जो कि हम क्या करते हैं, सैटेलाइट के द्वारा चलाते हैं, उन सबको भी इफेक्ट करती हैं यह सन फ्लेयर्स, सौर पवनें, और उन सबका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। और जो मेन चीज़ है उसमें हम किस प्रकार से कोरोना का अध्ययन करेंगे, वह हम करेंगे सूर्य के कोरोना से धरती के भूचुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बदलाव की घटनाओं को समझकर। हम किस प्रकार से आखिर कोरोना का अध्ययन करेंगे। हमने कह तो दिया कि हमें कोरोना के बारे में जानना है, तो कोरोना को जानने के लिए हम क्या करेंगे, उस पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वह क्या करती हैं, रेडिएशंस लेती हैं, रेडियो सिग्नल्स लेती हैं, और यह सारे रेडियो सिग्नल्स आपके भूचुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। तो यह किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, तो उसी के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि भूचुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से बदल रहा है पृथ्वी का इन सन फ्लेयर्स की वजह से। यह जो भयानक सौर पवनें हैं उसकी वजह से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बदल रही हैं, उसके लिए ही हम पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक स्फीयर है, जो भूचुंबकीय क्षेत्र है, वह कैसे बदल रहा है विभिन्न डिवाइसों के द्वारा। तब हम बता पाएंगे कि कोरोना में ऐसा क्या है और किस प्रकार से कोरोना की सन फ्लेयर्स जब बन जाती हैं क्रोमोस्फेयर में तो वह हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को प्रभावित करती हैं। आगे देखें तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वह 200 किलोग्राम वजनी अंतरिक्षयान है, और यह इसका कार्यकाल कितना रहेगा, यह रहेगा 10 वर्ष का कार्यकाल रखा है हमने इसका। और यह महत्वपूर्ण टर्म है सोलर मैक्सिमा। दोस्तों सोलर मैक्सिमा ही एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसके बारे में अब यूपीएससी आपसे पूछेगा। आपको पता होना चाहिए कि सोलर मैक्सिमा अर्थात सौर मैक्सिमा क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो सोलर मैक्सिमा है वह कोई साधारण फिनोमेना नहीं है, यह हर साल आसानी से नहीं होती। और यह क्या करती है, इसी सौर मैक्सिमा में देखिए सोलर मैक्सिमा, इसके वर्ड पर जाइए, सोलर में जो मैक्सिमम गर्मी है, जो मैक्सिमम ऊष्मा है, वह जब आएगी उस फिनोमिना को कहेंगे सोलर मैक्सिमा। तो इसमें क्या है, निकलेंगी सन फ्लेयर्स निकलेंगी, अर्थात सन से उबलती हुई आग की लपटें निकलेंगी। और यह हर साल नहीं होता है, यह बहुत ही विषम प्रकार की फिनोमिना है। यह प्रति 11 वर्ष में एक बार देखने को मिलती है, और जब यह देखने को मिलती है प्रति 11 वर्ष में तो इसके कारणवश पृथ्वी का मौसम भी बदल जाता है। यह पृथ्वी के मौसम को बदलाव कर सकती है। क्या करती है, पृथ्वी के मौसम में बदलाव। तो इसीलिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो हमने देखा कि सोलर मैक्सिमा क्या है। सोलर मैक्सिमा एक बहुत ही विषम प्रकार की फिनोमिना है जिसमें सूर्य से लपटें निकलती हैं और वह प्रति 11 वर्ष में एक बार होती है। और इसी 11 वर्ष के बदलाव की वजह से क्या होता है, यह बहुत गहरा प्रभाव डालती है हमारे पृथ्वी के वेदर पर, पृथ्वी के मौसम पर। इसी को कहते हैं सौर मैक्सिमा। तो अब यूपीएससी क्या पूछ सकता है आपसे, कथन कारण में एक क्वेश्चन बना देगा कि सौर मैक्सिमा के बारे में निम्न कथनों की चर्चा कीजिए। एक में आपको डेफिनेशन दे देगा कि क्या सौर मैक्सिमा है, दूसरे में कह देगा कि यह हर 1-2 साल में होती है, और तीसरे में आपसे पूछ लेगा यह पृथ्वी के मौसम से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन बना के आपको कंफ्यूज करेगा, जिसमें से लास्ट के 2 ऑप्शन गलत होंगे और पहला सही होगा। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट ढंग से पता है तो आप इसका आसानी से हल कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर हमारे इस आदित्य मिशन में कौन कौन से पेलोड्स यूज हुए हैं, कौन कौन से चीज़ें हम इस आदित्य मिशन में भेज रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ देख सकते हैं कि हम इसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यूज कर रहे हैं। जो विजिबल लाइन होंगी उन सबके कोरोनास के ग्राफ बनाएगा। और दूसरा हम यूज करेंगे सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा पेलोड है आपका प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, और चौथा पेलोड होगा आदित्य सोलर विंड एक्सपेरिमेंट। यह सोलर विंड जो हैं, जो सन फ्लेयर्स हैं, जो सौर मैक्सिमा की चीज़ें हैं, जो वेदर को प्रभावित करती हैं, उन सब के बारे में एक्सपेरिमेंट करेगा। पांचवा आपका पेलोड होगा सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह सोलर एनर्जी से जो जो क्रोमोस्फेयर के बाहर एक्सरे निकल रही थी उन सभी का अध्ययन करेगा। और जो छठा पेलोड होगा वह होगा हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह बताएगा कि कितना ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोवाइड करती हैं क्रोमोस्फेयर और सन फ्लेयर्स, और यह किस प्रकार से एक्सरे द्वारा डिटेक्ट की जाएंगी। तो यह कुल 6 पेलोड होंगे जिनका हम यूज़ करेंगे। और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने विभिन्न पेलोड्स को किस प्रकार से हमारे आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में लगा रखा है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं हम क्या क्या पेलोड भेजने वाले हैं। अब दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि आदित्य मिशन क्या है, सूर्य की विशेषताएं क्या है, और किस प्रकार से क्या किसे लैग्रांज बिंदु कहते हैं, किसे सौर मैक्सिमा कहते हैं, और कौन कौन से पेलोड हम भेज रहे हैं। तो यह सारी जानकारी आप चाहे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें या मुख्य परीक्षा की, पर्याप्त है आदित्य मिशन के बारे में। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, और मैं गारंटी देता हूं अगर आपको इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आदित्य मिशन के टैकल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण मिशन की, और वह है आपका मिशन शक्ति। कुछ हाल के महीनों में मार्च अप्रैल में ही हमने क्या किया था, मिशन शक्ति किया था। और मिशन शक्ति की वजह से हमारे भारतवर्ष का नाम वैश्विक स्तर पर बड़े सम्मान से लिया जाने लगा। इसने चीन पाकिस्तान की कहीं हद तक नींद भी हराम कर दी थी। तो हम देखते हैं कि क्या है हमारा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति में दोस्तों हमने क्या किया था, 27 मार्च को हमने भारत के द्वारा एक एंटी सैटेलाइट मिशन भेजा था जिसे एसैट मिसाइल कहते हैं। उसने मात्र 3 मिनट में, देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण कार्य था कि मात्र 3 मिनट के अंदर इसने क्या किया, एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक मार गिराया, नष्ट कर दिया। इसने दिखा दिया कि मात्र 3 सेकंड में अगर हमारे पृथ्वी की निचली कक्षाओं में कोई भी विदेशी उपग्रह आकर निगरानी रख रहा है, छेड़खानी रख रहा है, जैसे कि अमेरिका क्या करता है, जासूसी करता है विभिन्न देशों की, चीन भी ऐसा कुछ कर सकता है, और पाकिस्तान तो ऐसे करने की कोशिश करता ही रहता है क्योंकि वह अंतरिक्ष में तो इतना उपलब्धि प्राप्त किए हुए है नहीं, तो वह घुसपैठिए भेजता रहता है बॉर्डर के थ्रू। परंतु अगर चीन या अमेरिका हम पर निगरानी रखना चाहें तो हमने उनको बता दिया अगर आप ऐसा करेंगे तो मात्र 3 मिनट में हम हमारे लियो में जो बैठे उपग्रह जो हैं उसे अंतरिक्ष यान में ही एसैट मिसाइल द्वारा मार गिरा सकते हैं। यह बात बहुत ज़्यादा महत्व रखती है जो हमारे डिफेंस सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी को बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती है और हमारा डिफेंस सिस्टम को मजबूत करती है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष में जो 300 किलोमीटर की दूरी पर हमारी जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें हमने इस लाइव सैटेलाइट को, इस जिंदा सैटेलाइट को
मार गिराया था। अब आपको मैं पिछली कक्षाओं की एक बात याद दिलाऊं, मैंने आपको जब लो अर्थ ऑर्बिट पढ़ाई थी तो उसकी ऑपरेशनल ऊंचाई कितनी बताई थी, 100 से 1500 किलोमीटर की। तो उसी के बीच में आता है 300 किलोमीटर, जहां पर अधिकतर, और एक आपको एक बात और याद होनी चाहिए कि इसी लो अर्थ ऑर्बिट में हम स्पाई सैटेलाइट्स भेजा करते हैं। तो जो जासूसी सैटेलाइट है, जो हमारे शत्रु देश हैं, वह जासूसी भी इसी में क्षेत्र में करेंगे। तो उसे रोकने के लिए ही हमने यह मिशन लॉन्च किया कि भविष्य में कोई हम पे जासूसी ना रख पाए। तो इसीलिए हमने लो अर्थ ऑर्बिट की 300 किलोमीटर वाली दूरी पर हमारा एक लाइव सैटेलाइट था, उसे मार गिराकर यह मिशन पूरा किया। और दोस्तों, जिसकी वजह से यह महत्वपूर्ण है और यूपीएससी पूछ सकती है, उसका कारण है कि भारत यह ऐसा करने में चौथा सक्षम देश है। सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल से क्या कर सकते हैं, लाइव सैटेलाइट को मार सकते हैं। और इस भारत के अलावा 3 अन्य देशों में आपके हैं विकसित और प्रौद्योगिकी में अग्रसर अमेरिका, दूसरा है आपका रूस जिसके पास भरपूर रिसोर्सेज हैं, और तीसरा है आपका टेक्नोलॉजी समृद्ध चीन। इसके बाद चौथा देश अब भारत है, जिसने अंतरिक्ष यान ऐसा एसैट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़कर क्या किया है, भारत के नाम को वैश्विक स्तर पर समृद्धि के साथ लेने पर मजबूर कर दिया है। तो सिर्फ 4 ही ऐसे सैटेलाइट देश हैं जो ऐसा कर पाए हैं। इसीलिए आपका यह अंतरिक्ष मिशन का जो मिशन शक्ति है, जिसमें एक हमने एसैट मिसाइल से एक हमारे लाइव सैटेलाइट को मार के यह उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मिशन शक्ति है क्या। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, हमने इस मिशन में हमारी प्रतिरक्षा के लिए जो सैन्य शक्ति है उसे दिखाया है। डीआरडीओ ने बता दिया है कि हम एसैट मिसाइल से केवल मात्र 3 सेकंड में, यानी चुटकी बजाते ही, अगर कोई जासूसी उपग्रह हमारी निचली कक्षा में आके हमें परेशान करेगा, निगरानी रखेगा, तो मात्र 3 सेकंड में हम उसको मार गिराने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं इसकी क्या क्या और विशेषताएं हैं मिशन शक्ति की। तो दोस्तों, जो हमारे मिशन शक्ति का मेन उद्देश्य था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यह उद्देश्य था भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति को दर्शाना। हम बताना चाहते थे कि हम ना सिर्फ बॉर्डर पर, भू पर, जल पर और वायु पर, अब हम अंतरिक्ष में भी हमारी सुरक्षा रखने में सक्षम हैं। भारत की सुरक्षा, चाहे अंतरिक्ष में अगर कोई जासूसी भी करेगा, अमेरिका अगर हम पर नज़र रखेगा, चीन अगर हमारी क्रियाविधियों पर नज़र रखेगा, तो हम 3 मिनट में ही उसके उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। यही दर्शाना चाहता था भारत, और यह बताना चाहता था भारत कि हम आर्थिक विकास कितना तेजी से कर रहे हैं और हम तकनीकी का बहुत तेजी से प्रगति करते जा रहे हैं। वही मुख्य उद्देश्य था हमारे मिशन शक्ति का। और दोस्तों, अन्य जो महत्वपूर्ण बात थी कि यह मिशन करने के बाद ही हम स्पेस पावर लीग में भी अपनी जगह बना पाए, क्योंकि अंतरिक्ष पावर शक्तियों में कुछ ही ऐसे राज्य थे, कुछ ही ऐसे देश थे जो अपनी जगह बना पाए थे। तो उन्हीं का एक नाम है स्पेस पावर लीग, जिसमें आपके बहुत ही प्रभावशाली देश रहते हैं, जैसे कि आपका अमेरिका स्पेस पावर लीग में है, रूस आपका स्पेस पावर लीग में है, और चीन आपका स्पेस पावर लीग में है। और अब भारत भी स्पेस पावर लीग में अपनी जगह बना पाया है। वह साबित कर पाया है कि हम वह से चौथे देश हैं जिसने हमारी एसैट मिसाइल से 3 मिनट में ही लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। तो अब हम क्या हैं, स्पेस पावर लीग का सदस्य हैं। और इस मिशन शक्ति को किसने अंजाम दिया था? डीआरडीओ ने इस मिशन शक्ति को अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर से अंजाम दिया था, जिसे हम एसैट, एंटी सैटेलाइट मिसाइल के नाम से जानते हैं। अर्थात जो सैटेलाइट को मार गिराए वही होगी आपके एंटी सैटेलाइट मिसाइल। और यह क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट है। और यह ध्यान रखिएगा, यहां पर यूपीएससी क्या करेगा, आपको भ्रमित करने के लिए डीआरडीओ की जगह वर्ड डाल देगा इसरो, और आपसे कहेगा इसरो ने इस मिशन को क्या किया है, एसैट मिसाइल का इसमें प्रयोग किया है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का प्रयोग किया है। तो यूपीएससी सिर्फ ऐसे ही आपको घुमाता है, क्योंकि क्या करता है, अंतरिक्ष के मैक्सिमम कार्य कौन करता है? इसरो। तो वह क्या करेगा, इसरो को पटक देगा और आप जल्दी जल्दी में आंसर करेंगे और इसको गलत
गलत कर देंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि यह इसरो ने नहीं, डीआरडीओ ने किया है। तो अगर केवल डीआरडीओ वर्ड आपको ढंग से पता होगा तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वरना आप गलत कर आएंगे। क्योंकि यूपीएससी सिर्फ ऐसे ही माइंड गेम खेलता है, वह आपकी अवेयरनेस देखता है कि आप कितने अवेयर हैं, ऑप्शंस को कितने ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि यही एक सिविल सेवक की पैनी नज़र को देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यह मिशन डीआरडीओ ने किया था। अब देखते हैं दोस्तों कि इस एंटी सैटेलाइट मिशन का जो निशाना था वह था कि हमारे जो सामरिक सैन्य उद्देश्य के उपग्रह हैं उनको निष्क्रिय और नष्ट करने पर क्या होता है, हमें क्या करना है, सामरिक रूप से सैन्य क्षमता बढ़ानी है। और अपनी सुरक्षा के लिए इस मिशन शक्ति का हमने प्रयोग किया था। और ये जो एसैट मिसाइल थी ना दोस्तों, यह एसैट मिसाइल सिस्टम अग्नि मिसाइल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का एक मिश्रण है। ये जो एसैट मिसाइल है वह आपको पता होना चाहिए कि अग्नि मिसाइल प्लस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, और यह एक प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल थी जिसमें 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर 3 चरणों में लगे हुए थे। इस मिसाइल में क्या था, इस मिसाइल में 2, ये महत्वपूर्ण बात है, अग्नि मिसाइल किसने, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बनाई थी। तो जो है ये जो एसैट मिसाइल है दोस्तों, वह आपके अग्नि मिसाइल प्लस आपका जो क्या है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, उस दोनों का एक संयुक्त रूप है। यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब भी यूपीएससी हल्का सा टिपिकल करेगा क्वेश्चन को तो एसैट तो आपने सब जगह पढ़ रखे होंगे, पर वह एक कथन बना देगा कि जो एसैट मिसाइल है वह क्या अग्नि मिसाइल प्लस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अगर आपको यह पता नहीं हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो एसैट मिसाइल है वह अग्नि मिसाइल प्लस एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। और यह क्या है, एक प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइल है जो चीज़ों को इंटरसेप्ट करती है और एक बार लक्ष्य पर छोड़ दी तो अगर कोई लक्ष्य मूव कर भी रहा है तो वह एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर की मदद से, कोई ऐसे भागते हुए लाइव सैटेलाइट क्या होगा अपनी कक्षा में घूम रहा होगा तो ऐसे घूमते हुए को भी निशाना बना सकती है। यही काबिलियत है आपके एसैट मिसाइल की। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर कितना ज़्यादा मुश्किल है इसके द्वारा लाइव सैटेलाइट को मार गिराना। तो दोस्तों मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि यह मान लीजिए आपकी पृथ्वी है और यहां लो अर्थ ऑर्बिट में क्या हो रहा है, कुछ घूम रहा है, कोई जासूसी सैटेलाइट घूम रहा है। तो अब हमें क्या करना है, एक तो यह क्या कर रहा है, यह घूम रहा है। अब हमें पृथ्वी से कोई ऐसी मिसाइल छोड़नी है, कोई एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़नी है जो इस घूमते हुए लाइव सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम हो। और यह बहुत तेजी से घूमता है और इसी के बीच में कई सारे लो अर्थ ऑर्बिट है, तो वायुमंडल में भी कई सारे व्यवधान आ सकते हैं। तो एक तो इसका घूमने की वजह से लाइव सैटेलाइट जो चल रहा है वो, ऊपर से वायुमंडल के व्यवधान, और इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी हमारा जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम था जो इसमें यूज आ रहा था, प्लस क्या था, हमारे पास एक इंटरसेप्टर था। तो इन दोनों इंटरसेप्टर और रडार प्रणाली के द्वारा हमने यह लाइव सैटेलाइट भी मार गिराने में हम क्या हो सके, सक्षम हो सके। तो इसी की वजह से यह लाइव सैटेलाइट जो घूमता हुआ सैटेलाइट था, जो जिंदा सैटेलाइट था, उसको हम मार गिराने में सक्षम हो पाए। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से एक तो यह घूमता हुआ सैटेलाइट है, फिर वायुमंडल के विभिन्न विभिन्न व्यवधान, और इसके बावजूद भी हम यह करने में सक्षम हो पाए तो वह कितनी बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि लाइव सैटेलाइट को मार गिराना कितना मुश्किल है, और वह भी हमने किया सिर्फ मात्र 3 मिनट के अंतर्गत। तो देखिए अब हमारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कितना ज़्यादा विकास कर चुकी है। और दोस्तों अब इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा कि अब इससे स्पेस वार का खतरा हो जाएगा, क्योंकि कई राष्ट्रों का ऐसा कहना था कि अगर ऐसे सभी राष्ट्र करने लग गए और अपनी एंटीसैट मिसाइल बनाने लग गए तो क्या होगा, स्पेस वार भी हो सकता है। परंतु यह पूर्णतः भारत का रक्षात्मक प्रयोग था, केवल हम हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहते थे और निगरानी रखने वाले उपग्रहों को पर लगाम लगाने के लिए हमने ऐसा किया था। हम सैन्य सामरिक शक्ति को ही दर्शाना चाहते थे, किसी प्रकार का कोई स्पेस वार, अंतरिक्ष युद्ध नहीं छेड़ना चाहते। दूसरी बात थी दोस्तों अंतरिक्ष के मलबे की समस्या।
अमेरिका, चीन और यूनाइटेड नेशंस ने यह बात बहुत जोरों शोरों से की थी कि इसकी वजह से उपग्रह में क्या होगा, मलबे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो लाइव सैटेलाइट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार गिराना बहुत कठिन होता है। क्योंकि क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो भारत के ही लगभग 46 उपग्रह तो लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों के और सारे होंगे। अब ऐसा हो सकता था कि हमारा जो उपग्रह है उसको अगर हमारा निशाना सटीक ना होके किसी और उपग्रह को मार गिराता तो स्पेस वार की समस्या हो जाती, और अगर एक दो उपग्रह भिड़कर मर जाते या फिर एक उपग्रह की हानि दूसरे उपग्रह पर हो सकती थी, और अगर मलबा ज़्यादा फैल जाता तो वह और उपग्रह को नुकसान पहुंचा सकता था और अंतरिक्ष मलबा हो जाता। और अगर अंतरिक्ष मलबा होता तो बहुत सारे उपग्रहों के जो संचार साधन है वह ठप्प पड़ जाते, तो इकॉनमी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती, रक्षा शक्ति बुरी तरीके से प्रभावित होती। इसी समस्या को संयुक्त राष्ट्र ने उठाया और हमने मात्र एक सप्ताह के अंतर्गत इस लाइव सैटेलाइट से जितना भी मलबा हुआ उसे साफ कर दिया। भारत ने क्या किया, मात्र एक सप्ताह में इस पूरे अंतरिक्ष के मलबे को साफ कर दिया, जो क्या हुआ था, लाइव सैटेलाइट की वजह से हुआ था। अब दोस्तों अगला नकारात्मक पक्ष है, हमने क्या है, एक बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 में साइन की थी। जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है उसका निर्माण हुआ था 1967 में। यह जो संधि है जो कि 1967 में यह कहती है कि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के जनसंहारक जो प्रणाली है, जनसंहारक जो प्रौद्योगिकी है, उनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए। यह संधि क्या कहती है आपके, कि अंतरिक्ष में कोई भी जनसंहारक चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें कोई भी जनसंहारक प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसमें नहीं करना है। अंतरिक्ष में इन सब पर लगाम लगानी है, और इस पर हमने क्या कर रखे थे, साइन कर रखे थे। और उसी की वजह से अंतरिक्ष जनसंहारक प्रौद्योगिकी की तैनाती हमको किसी भी प्रकार से नहीं करनी है, और वही एक मुख्य उद्देश्य है बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 का। और इसमें इसी की वजह से क्या हुआ दोस्तों, इसी की वजह से चीन और पाकिस्तान ने भयंकर प्रतिक्रियाएं हुई कि भारत एक तरीके से हमें डराना चाहता है और अपना प्रभुत्व अपनाना चाहता है। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह पूर्णतः रक्षात्मक प्रयोग था। हम केवल अपनी सैन्य शक्ति को जांचना चाहते थे, अपनी विज्ञान की प्रगति दिखाना चाहते थे। किसी भी प्रकार की कोई भी अंतरिक्ष संधि का हमने उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि हमने कोई भी चीजें तैनात नहीं की थी अंतरिक्ष में। मात्र एक लाइव सैटेलाइट, वह भी हमारा था, उसे मारकर ही प्रयोग किया था। इसमें कोई तैनाती नहीं हुई थी, तो इसका उल्लंघन हमने नहीं किया था। परंतु बेवजह ही यह मुद्दा चीन और पाकिस्तान ने उठा दिया। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारा यह मिशन। अब दोस्तों आगे मैं आप सभी को एमीसैट पढ़ाना चाहता हूं, परंतु आज हमारे पास आदित्य मिशन और मिशन शक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को समझने में हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझना पड़ा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा। और इसीलिए हम चीज़ों को भागते हुए ना कर एक व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। इसीलिए एमआईसैट हम कल पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, एमआईसैट को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स ना लिए हों, अगर आपने हमारे पुरानी चीज़ों को ना पढ़ा हो, और बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे कि हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि ऑर्बिट्स क्या हैं, कक्षाएं क्या हैं, प्रक्षेपण यान क्या होते हैं, 4 श्रेणियों के प्रक्षेपण यान क्या है, और कल ही हाल ही में हमारे बाहुबली GSLV Mark 3 ने किस प्रकार से प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया, उन सभी चीज़ों के महत्व को आप समझेंगे, तभी हम आगे इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ पाएंगे। जैसे कि कल महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चंद्रयान पढ़ा था, गगनयान पढ़ा था। आज हमने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आदित्य मिशन पढ़ा, और हमने देखा कि मिशन शक्ति क्या है। इसी प्रकार से कल हम चर्चा करेंगे इंटेलिजेंस सैटेलाइट अर्थात MISAT क्या है, और इसी से संबंधित जैसा कि कुछ छात्रों ने पूछा था कि कुछ प्रश्नों को भी करवाइए और इसको पाठ्यक्रम से रिलेट करते हुए बताएं।
तो वह भी हम करेंगे। हम कल आपके सामने कुछ प्रश्नोत्तरी लाएंगे जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी, और हम आपको वह तरीका बताएंगे जिससे आप कम समय में अधिकतम प्रश्न हल कर पाएंगे और आपके सारे प्रश्न बहुत सटीक तरीके से सही होंगे। आपकी एक्यूरेसी 90% से भी अधिक हो जाएगी। तो उन सब के लिए हम आपसे कल मिलेंगे और कल आपसे चर्चा करेंगे कि MI सेट क्या है, वह किस प्रकार से कार्य करता है, और उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जो कि विगत वर्षों में यूपीएससी पूछ चुका है और आगे यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न बनाएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे प्लस मॉडल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल 35,000 की फीस देनी होगी, और वह क्या हो जाएगी, अगर हम मंथली देखेंगे तो मात्र 2900 रुपये हो जाएगी। इसमें आपको प्रतिदिन 30 से ज़्यादा की लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, 30 घंटे से ज़्यादा की, और हर विषय के 3 से 4 एजुकेटरों के हिसाब से 65 से भी ज़्यादा टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने आ रहे हैं। और इसमें भी आपके लिए एक विशेष ऑफर है, और वह ऑफर है 10% का डिस्काउंट, जिसे अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो SS लाइव कोड को अप्लाई करें, इस रेफरल कोड को अप्लाई करें। अगर आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस मात्र 31,500 रुपये हो जाएगी, और यह बहुत ही कम फीस है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा है रचनात्मक और व्यवहारिक तरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पढ़ने का पसंद आया हो, और चीज़ों को आप अगर विजुअलाइज करके पढ़ना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं चाहते, और अगर आप रटेंगे नहीं, चीज़ों को ढंग से व्यवहारिक रूप से समझेंगे तो आप निसंदेही सिविल सेवा परीक्षा को बड़ी आसानी से पास कर जाएंगे। तो यह सारे तरीके अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आप लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो हमें और उत्साह मिलेगा, और हम और ज़्यादा व्यवहारिक और रचनात्मक तरीके से नवाचारों का प्रयोग करते हुए आपके सामने यह सारी श्रृंखला के वीडियोस लाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पर 10 से 11 पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अगले लेक्चर के साथ।